चलें भाई, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे प्रोपेगेटर्स की, और मैंने कहा था कि जो ग्रीन्स फंक्शंस हैं बेसिकली वो प्रोपेगेटर्स ही हैं। प्रोपेगेटर्स क्या होते हैं? एक जगह पे कोई इंफॉर्मेशन होती है, उसको स्पेस टाइम में किसी दूसरी जगह पे ले जाते हैं। दीज आर नाउन एज दी प्रोपेगेटर्स। आज हम जो आज कल और जो अगला लेक्चर होगा, इस वीक में शायद 3 लेक्चर्स होंगे, उनमें हम प्रोपेगेटर्स करेंगे, लेकिन टेक्निक वही होगी। सबसे पहले हम प्रोपेगेटर करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशंस के लिए, फिर हम करेंगे क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन के लिए, फिर करेंगे डिराक इक्वेशन के लिए, फिर हम एस मैट्रिक्स बनाएंगे और सारी की सारी QED स्टडी कर लेंगे उसकी निस्बत। तो ये अब थोड़ा सा जो टाइम बच गया लेक्चर्स का, उसमें ये चीज़ें होंगी। एक फॉर्मल एक अच्छी जगह पे जाके कोर्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पेपर्स तक तो 28 लेक्चर होंगे, बाकी हम 4 लेक्चर ख़बाब में हम नाम सारे फिर उसके अलावा भी रिकॉर्ड कर लेंगे, ताकि एक कोर्स किसी अच्छी जगह पे पहुंच जाए ये वाला। तो आज मैं के लेक्चर में मैंने आपसे कहा था लास्ट टाइम भी, आपको याद हो अगर, कि यहाँ से हमने शुरू किया था पॉइसन इक्वेशन से, और कहा था कि पॉइसन इक्वेशन में अगर आप एक चार्ज डेंसिटी रखें डेल स्क्वायर्ड फाई इज़ इक्वल टू रो, तो यू कैन ऑलवेज एक्सप्रेस रो एज अ पॉइंट चार्ज विद द हेल्प ऑफ अ डेल्टा फंक्शन। तो यहाँ से आपने फाई की डेफिनीशन बनाई थी इन टर्म्स ऑफ द ग्रीन्स फंक्शन। आज मैं फॉर्मल डेफिनीशन करूँगा ग्रीन्स फंक्शन की, यानी सॉल्यूशंस निकाल लूँगा, एक ऐसा ग्रीन्स फंक्शन कैलकुलेट करूँगा जिसमें कोई सोर्स मौजूद ना हो। फॉर एग्जांपल एक फ्री पार्टिकल के लिए, क्योंकि जब सोर्स मौजूद होगा तो हम देख लेंगे कि सोर्स के में कैसे चीज़ें चलती हैं, और आपने वो पिछले लेक्चर में देख भी लिया होगा कि हर पिछला पॉइंट अगले के लिए एज अ सोर्स एक्ट करता है। ठीक है, ये बिल्कुल उस तरह है जिस तरह हाउजेंस प्रिंसिपल था वेवलेट्स का ऑप्टिक्स के अंदर या वेव्स के अंदर। आप कहते थे एक अगर एक स्फेरिकल वेव्स हैं तो हर पॉइंट जो उस वेव पे है वो सोर्स की तरह एक्ट करता है फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, और इसी तरह वेव जो हैं वो प्रोपेगेट करती हैं इन स्पेस। तो ये हमने कहा था दिस इज नोन एज द हाउजेंस प्रिंसिपल, याद है ना आपको? तो ये बिल्कुल फ़िलासफ़ी वही होगी। आज के लेक्चर में मैं ग्रीन्स फंक्शन की एक फॉर्मल डेफिनीशन बनाऊंगा। मैं साबित करूंगा कि ग्रीन्स फंक्शन किस तरह लिखा जाता है, और आपको याद है ग्रीन्स फंक्शन की ख़ास बात ये थी कि जब उसके लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते थे तो राइट हैंड साइड पे डेल्टा फंक्शन आ जाता था। याद है ना आपको? आज भी हम यही काम करेंगे। हम देखेंगे कि वो जो सॉल्यूशंस होंगे वो फॉर्मल सॉल्यूशंस नहीं, इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे। जब तक उसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे फिज़िकल चीज़ नहीं बनेगी। तो जो इंटीग्रेशन आज के लेक्चर में मैं करूँगा ना, वो उसमें आपकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी रिवाइज हो जाएगी। अगर आपने आज से पहले कॉम्प्लेक्स वेरिएबल नहीं भी किया हुआ तो किसी हद तक आज कल और परसों के लेक्चर में आपका ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स का पोर्शन भी रिवाइज हो जाएगा। तो आप कुछ भी जब भी कोई हो इंटरप्ट करके आप दरमियान में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अब मैंने जिस तरह कहा कि लेट मी राइट दिस साई ऑफ एक्स प्राइम, वही हाउजेन प्रिंसिपल यूज़ करूँगा मैं। एक्स प्राइम टी प्राइम इज़, मुझे चूँकि अब डेफिनीशन लिखनी पड़ेगी सारी देख के, तो दिस इज़ आयोटा इंटेग्रल d3x g ऑफ एक्स प्राइम टी प्राइम। ये बाद का पॉइंट है, लेटर पॉइंट है। कहाँ पे सोर्स पड़ा हुआ है? x और t पे, एट पोजीशन x वेक्टर एंड टाइम t। यहाँ से x प्राइम t प्राइम पे आता है, वहाँ पर एक नया फंक्शन बनता है। किस चीज़ को एक्ट करता है वो? किस पे? साई ऑफ x एंड t पे। दिस इज योर फॉर्मल डेफिनीशन। आयोटा इज प्योरली माई कन्वेंशन। ये क्योंकि जब इक्वेशन में पुट करूंगा तो आयोटा ख़त्म हो जाएगा। इसमें ख़ास चीज़ क्या है? इसमें यह है कि जो यहाँ टाइम आता है वो हमेशा इस टाइम से बड़ा होता है, या जो यहाँ टाइम आता है वो हमेशा इस टाइम से बड़ा होता है। जो यहाँ स्पेस पॉइंट आता है वो स्पेस पॉइंट से बाद में होता है। तो ये है फॉर टी प्राइम ग्रेटर दैन टी के लिए। ठीक है ये बात? ये वो स्टैंडर्ड हाउजेंस प्रिंसिपल है ना। ये एक पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करता है इस पॉइंट के लिए। प्रोपेगेट क्या चीज़ करती है? दिस ग्रीन्स फंक्शन। और इंटीग्रेट क्या करते हैं? ओवर द एंटायर स्पेस। एक्स पे इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ वो टी प्राइम या टी का फंक्शन रह जाएगा। अच्छा, एक तरीके से हम जान छुड़वा सकते हैं यहाँ टी प्राइम टी ग्रेटर से लिखने से। एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं थीटा फंक्शन। मैं अभी बताता हूँ ये स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन में ये है कि अगर मैं लिख दूँ ना थीटा टी प्राइम माइनस टी साई ऑफ
एक्स प्राइम टी प्राइम, सो दिस इज इक्वल टू आयोटा इंटेग्रल d3x g ऑफ एक्स प्राइम टी प्राइम। मैं सिर्फ अब मुझे टी प्राइम लिखने की ज़रूरत नहीं, अब मैं सिर्फ एक्स प्राइम लिख दूंगा और x लिख दूंगा, जिस तरह 4 नोटेशन होती है ना उस तरह, बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं, स्टेप फंक्शन आ गया इनटू साई ऑफ। अब ये थीटा की खूबसूरती ये है कि अगर इसका आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है तो ये एग्जिस्ट करता है, अगर इसका आर्ग्यूमेंट 0 या लेस देन 0 तो ये 0 हो जाता है। तो थीटा की जो फॉर्मल डेफिनेशन है, दिस इज नोन एज अ स्टेप फंक्शन, सो दिस थीटा इज दिस इज अ स्टेप फंक्शन, और थीटा ऑफ टी प्राइम माइनस टी जो है ये 1 के बराबर है अगर टी प्राइम ग्रेटर देन टी है, और 0 है अगर टी प्राइम लेस देन टी। तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ टेक केयर हो गई ना, लिखने की ज़रूरत ही नहीं रही, यहाँ टाइम यहीं से डिक्टेट हो गया कि टी प्राइम ग्रेटर देन टी है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द स्टेप फंक्शन। अच्छा, मैं थोड़ी सी पहले बात कर लूँ थीटा फंक्शन की, फिर मैं इसको इक्वेशन में पुट करता हूँ, ठीक है। यानी मेरा थोड़ा समय इससे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब हम कोई कंटूर चूज़ करते हैं तो कैसे करते हैं, हालांकि मुझे बाद में भी ये चीज़ करनी चाहिए, 2 दफ़ा इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक दफ़ा अगर समझ ना आए तो लेक्चर के दूसरे पोर्शन में ये चीज़ समझ आ जाए। सो द डेफिनेशन ऑफ थीटा फंक्शन इज़, सो थीटा ऑफ टाउ इज़ बेसिकली यू कैन ऑलवेज राइट थीटा फंक्शन इन टर्म ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म। वो मैं बताता हूँ कैसे लिख सकते हैं। आपको आप लिख सकते हैं कि लिमिट बाद में लिखूंगा मैं, दिस इज -1 ओवर, ये थीटा की डेफिनेशन है, -1/2 पाई आयोटा डी ओमेगा। मुख्तलिफ किताबों में देखेंगे तो लिखा होगा आयोटा ओवर 2 पाई, और बाज़ू का 2 पाई जो है ना वो डी ओमेगा के नीचे लिखा जाता है। मैं बताता हूँ मुख्तलिफ बुक्स में कैसे लिखा होता है इसको, e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी ओवर ओमेगा प्लस आयोटा एप्सिलॉन। अच्छा, क्या मतलब है, क्यों लिखा है, ताकि अगर ओमेगा 0 हो जाए तो नीचे कहीं डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी ना आ जाए। लेकिन ये एप्सिलॉन एक स्मॉल नंबर है, इतना स्मॉल नंबर है कि एंड ऑफ द डे यू हैव टू पुट एप्सिलॉन इक्वल टू 0। एप्सिलॉन है नॉन ज़ीरो है लेकिन बहुत छोटा है, एंड ऑफ द डे आप जो भी डेफिनेशन बन जाएगी उसमें एप्सिलॉन गोज़ टू 0 है। आप इसको अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें ना, और इसको बुक्स में इस तरह भी लिखी होती है यही डेफिनेशन, लिमिट, ताकि आपको देखी वाली चीज़ लगे, आयोटा डी ओमेगा ओवर 2 पाई, यहाँ टाउ होना चाहिए था, देखें बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे हर टाइम के साथ जिस जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो हर लेंथ के लिए, अगर टाइम को आप एक लेंथ ही माने तो उसके लिए 1/2 पाई का फैक्टर नीचे आता है। ये माइनस आयोटा था, इसको मैं ऊपर ले गया तो मैं प्लस आयोटा कर दिया। तो अब देखिए, आपने देखा होगा हमेशा ऐसे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस की जाती हैं। अगर 4 होता यहाँ पर तो मैं क्या करता, एक के लिए ओमेगा लिखता, 3 मोमेंटम लिख लेता, हर एक के लिए एक 2 पाई का फैक्टर नीचे आ जाता। और आपको याद है कि d4p/2π4 बिल्कुल ऐसी चीज़ बनती है जिस तरह के लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट क्वांटिटी थी। तो देखिएगा लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंस आ जाएगी। अच्छा, अब अगर आप इसको देखें, अगर आप इसको प्लॉट करके देखें ज़रा, तो पहली तो बात है कि इसकी लिमिट होती है -∞ से लेकर इन्फिनिट तक ओवर एंटायर टाइम, फार इन द पास्ट टू फार इन द फ्यूचर। एक चीज़ है ओमेगा की, अगर मैं ओमेगा को प्लॉट करूं, अगर मैं इधर रियल एक्सिस ओमेगा का प्लॉट करूं तो इधर मुझे इमेजिनरी ऑफ ओमेगा प्लॉट करना पड़ेगा। क्यों? ओमेगा एक क्वांटिटी है जो रियल भी हो सकती है क्योंकि -∞ से लेकर इन्फिनिट तक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब मैंने आयोटा एप्सिलॉन डाला तो इसमें कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी आ गई। इसका मतलब है अगर ये 0 हो जाता ओमेगा प्लस आयोटा एप्सिलॉन, तो मैं क्या करता, एक वैल्यू थी ओमेगा की कॉम्प्लेक्स वैल्यू जो थी माइनस आयोटा एप्सिलॉन। ये एक ऐसी वैल्यू है ओमेगा की कि अगर इसके बराबर हो जाता तो मुझे लगता है जैसे कोई चीज़ इन्फिनिट हो रही है। अच्छा, अब प्रॉब्लम सारा ये है कि इस इन्फिनिटी से कैसे बचा जाए। ये इन्फिनिटी आपको बचाता है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्यों? अगर सपोज कीजिए अब एप्सिलॉन नॉन ज़ीरो है,
एप्सिलॉन अगर नॉन ज़ीरो है, बेशक छोटा भी नंबर है, और अगर मैं उसको इन्फिनिटी से ज़रब दे दूँ तो वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, नॉर्मसली लार्ज नंबर हो जाएगा। इसका मतलब है अगर कोई चीज़ इसकी वजह से ज़ीरो को अप्रोच इन्फिनिटी को कर भी रही है तो एक्सपोनेंशियल डिकेइंग इज़ द फास्टेस्ट डिकेइंग फंक्शन। इसका मतलब यह है कि अगर मैं ओमेगा की जगह, आप ये देखें, अगर ओमेगा की जगह मैं ऐसी चीज़ पुट करूं या टाउ की जगह ऐसी चीज़ पुट करूं कि वो टाउ की वैल्यू जो माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक, ओमेगा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अगर ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाए तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। टाउ की हैसियत वही है जो टी प्राइम माइनस टी की है, ठीक है ना। तो टाउ ग्रेटर देन ज़ीरो भी हो सकता है और टाउ लेस देन ज़ीरो भी हो सकता है। टाउ लेस देन ज़ीरो होगा तो ये तो वैसे ही ज़ीरो हो जाएगा, टाउ ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो ये एग्जिस्ट करेगा। तो ज़रा देखते हैं इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या बनता है। पॉइंट क्लियर हो गया? अगर मुझे लग रहा है कहीं पे कोई चीज़ इन्फिनिट हो रही है तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको एक्सपोनेंशियली डिके करा दूँ, दैट इज़ नोन एज एन एक्सपोनेंशियल डैम्पिंग। अच्छा चलें, अब आप मुझे बताएं कि अगर मेरे पास एक टाउ ग्रेटर देन हो ज़ीरो, यानी अगर मेरे पास टाउ ग्रेटर देन ज़ीरो हो, इसका मतलब है ये पॉजिटिव नंबर है, ये माइनस आयोटा है, मुझे ओमेगा को ऐसा रखना है कि ओवरऑल यहां पर एक माइनस इन्फिनिटी वाली चीज़ बन जाए। एग्जैक्टली, तो मुझे ओमेगा को क्या रखना पड़ेगा? ओमेगा की जगह अगर मैं माइनस आयोटा टाइम कोई चीज़ रखूँ तो क्या होगा? उसका माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, आयोटा की वजह से एक माइनस आ जाएगा। चूंकि टाउ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो अब टाउ जब ग्रेटर देन ज़ीरो तो टाउ कैन बी इन्फिनिटी लार्ज, क्योंकि टाउ की लिमिट तो माइनस इन्फिनिट से लेकर प्लस इन्फिनिट तक है। तो कंटूर को कैसे क्लोज कर सकता हूँ मैं? हैं कैसे? मैं लाऊंगा, मैं बाद में करूंगा कंटूर को क्लोज, इसका मतलब है मैं नीचे से क्लोज करूंगा ना, ऐसे करके। क्यों ऐसे करके क्लोज करूंगा मैं इसको? क्योंकि मुझे पता है मैं आता जाऊंगा, मुझे नेगेटिव ही रखना है। जब मुझे नेगेटिव ही रखना है तो क्यों नेगेटिव रखना है? ताकि माइनस आयोटा एप्सिलॉन की वजह से ये चीज़ ई टू द पावर माइनस इन्फिनिट बन जाए और ये ज़ीरो हो जाए। अच्छा, अगर टाउ लेस देन ज़ीरो हो तो क्या होगा? टाउ लेस देन ज़ीरो हो तो क्या होगा? कौन बताएगा? टाउ अगर लेस देन ज़ीरो है तो ये माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा। जब ये माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा तो माइनस साइन लगाने के लिए मुझे उसको क्या रखना पड़ेगा? पॉजिटिव रखना पड़ेगा। जब पॉजिटिव रखना पड़ेगा तो मुझे इस तरह करके जाना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि ये तो कंटेन ही नहीं करता माइनस आयोटा एप्सिलॉन को। क्यों? वो पॉइंट जहाँ पे इन्फिनिटी है ये तो लाई नहीं करता, वो तो रियल एक्सिस से नीचे, इमेजिनरी एक्सिस में नेगेटिव है। इसका मतलब है इस केस में जो आंसर होगा वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि माइनस आयोटा एप्सिलॉन इसकी वैल्यू में आता ही नहीं है। जब ये आता नहीं है तो जवाब ज़ीरो है। और इस वाले कंटूर में जब आप चले थे तो माइनस आयोटा भी कोई ना कोई वैल्यू आती थी ना, तो कैसे कंटूर आउट होगी वो तो बात की बात है ना। यही है एसेंस कॉशी थ्योरम का या रेजिड्यू थ्योरम का। इसका आंसर फिर क्या होगा? कौन बताएगा? इसका आंसर होगा, अगर आप रखेंगे ना इसको, तो इसका आंसर होगा -2 पाई आयोटा या माइनस आयोटा। अगर इस सारी चीज़ का आंसर कैलकुलेट करें ना तो इसका आंसर आता है माइनस आयोटा। क्यों? रेजिड्यू थ्योरम से अगर ये 2 पाई बाहर निकाल लेते तो 2 पाई आयोटा टाइम्स द रेजिड्यू, रेजिड्यू में तो कुछ बचता ही नहीं है, वो तो सिर्फ 1 ही बच जाता था। तो वो -2 पाई आयोटा इस -2 पाई आयोटा से ख़त्म हो गया। तो थीटा ऑफ टाउ देखें क्या बन गया इसके लिए। देखा, टाउ ग्रेटर देन 0 के लिए 1 बन गया और इसके लिए क्या बन गया? 0 बन गया। तो डेफिनेशन अचीव होगी ना। मैं रिपीट कर देता हूं, ये फैक्टर देखने आपने, अगर टाउ ग्रेटर देन 0 है तो ये नंबर पॉजिटिव है। इसका मतलब है मुझे ओमेगा को ऐसा रखना पड़ेगा डैम्पिंग करने के लिए कि जो यहाँ माइनस साइन लगाए। वो माइनस साइन कौन सी चीज़ देगी आपको जब टाउ ग्रेटर देन 0 होगा आपका? तो ओमेगा इज इक्वल टू माइनस आयोटा टाइम समथिंग। क्यों? वो माइनस आयोटा और ये माइनस आयोटा मिलके माइनस बना देंगे। जब टाउ ग्रेटर देन 0 इन्फिनिट हो जाएगा तो आंसर ग्रेटर देन 0 का मतलब ये टाउ जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी नहीं हो सकता, इट इज़ गोइंग टू इन्फिनिटी फ्रॉम पॉजिटिव साइड। जब टाउ लेस देन 0 होगा तो ये माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा
फिर ओमेगा की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, प्लस आयोटा एप्सिलॉन टाइप चीज़। जब प्लस आयोटा रखूँगा तो ये तो लाई नहीं करेगा उसमें, इस ऊपर वाले एक्सेस से गुजर जाऊँगा। तो अगर वो पॉइंट जहाँ पर ओमेगा वैनिश कर रहा है, जहाँ पर डिनोमिनेटर वैनिश कर रहा है, अगर वो उस कंटूर में आते ही नहीं है तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। यही है ना रेजिड्यू थ्योरम, या कोई और चीज़ है? यही है रेजिड्यू थ्योरम, पहले पढ़ा हुआ आप लोगों ने ज़िंदगी में। मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिला हूँ जो PhD भी कर जाते हैं और उन्हें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स नहीं आता। तो ये सिंपल सी एसेंस है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का। मगर नहीं तो मैंने जिस किताब से पढ़ा है वो ऑल टाइम मेरी फेवरेट बुक है आर्फकन की। मैं हमेशा जब भी कभी मैथमेटिकल मेथड्स की कोई चीज़ देखनी हो तो मैं आर्फकन से देखता हूँ। ये नहीं कोई फैंसी के लिए जी कि मैं बड़ा नाम लूँगा, आर्फकन में कोई चीज़ छोड़ी नहीं उसने हर चीज़ लिख दी है यहाँ पे। तो सही जिसे मैथमेटिकल अप्रोच की बुक कहा जाता है वो आर्फकन की बुक है, मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स। यहाँ लाइब्रेरी में बहुत पढ़ी हुई हैं। कोई सवाल हो यहाँ पर तो? अच्छा, आपने देखा थीटा कौन सा जंप करता है, 0 और 1, इसीलिए स्टेप फंक्शन कहा जाता है। आपको पता है अगर इसका डेरिवेटिव मैं लूं तो क्या आएगा, ये चीज क्या होगी? किसी ने पढ़ा हुआ ये? जी क्या होगा? डेल्टा फंक्शन होगा। कैसे कैसे आपको पता है कि डेल्टा फंक्शन है? अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो क्या नीचे उतरेगा? ओमेगा उतरेगा ना नीचे। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं विद रिस्पेक्ट टू टाउ तो माइनस आयोटा ओमेगा उतरा, वो एक माइनस इससे ख़त्म हो गया, आयोटा आयोटा से ख़त्म हो गया। बाकी क्या जवाब आ गया? बिल्कुल आपके पास आंसर आ गया, डी ओमेगा ओवर 2 पाई ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा, लेट्स से टाउ टी, या टी कर लेते हैं चलें, क्योंकि यहाँ पर भी टी कर लेना चाहिए था टाउ की बजाय, ताकि टी की इंटीग्रेशन में कहीं टाउ लाई करता था, डजेंट मैटर। अच्छा, इसको ये अगर देखें तो क्या है ये वाली चीज़ जी? ये चीज़ क्या लिखी हुई है? दिस इज जस्ट द डेल्टा फंक्शन। सो दिस इज, इसीलिए हम लिख लेते होते हैं इसको डेल्टा ऑफ टाउ। ये डेफिनेशन है इसकी डेल्टा फंक्शन की, और डेल्टा फंक्शन इज अ स्टेप फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्टेप फंक्शन है और जो राइट हैंड साइड पे स्टेप फंक्शन है, वो फ़र्क उसमें इतना है कि थीटा टाउ जो है वो एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन फंक्शन है, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट वाला, और उसका आंसर 0 1 है व्हेन यू डिफाइन द टाउ। लेकिन जब आपने उसकी स्लोप कैलकुलेट की है डी, तो फिर आपके पास स्टैंडर्ड डिराक डेल्टा फंक्शन बना है जो कि स्टेप फंक्शन है। इसका मतलब है थीटा की डेफिनेशन से सम हो मैं डेल्टा बना सकता हूँ। अगर थीटा की डेफिनेशन से मैं डेल्टा फंक्शन बना सकता हूँ, मैं ग्रीन्स फंक्शन भी इसको क्या कहूँगा, इसी से बनाऊँगा आगे जाके, देखिएगा। तो सबसे पहले मैं, अगर यहाँ तक प्लीज़ कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, किसी का भी, क्योंकि अब ये बार बार चीज़ आएगी अगले कई लेक्चर्स में। इसके अंदर एक्सपोनेंशियल वाली चीज़ होती है, जस्ट डिनोमिनेटर में प्रोपेगेटेड होता है, तो उसमें अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो तो हम कैसे इंटीग्रल, यही जैसे क्वेश्चन इंटीग्रल वगैरह कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल नहीं है ऊपर, हो सकता है कोई कांस्टेंट चीज़ आ रही हो, वो एक्सपोनेंशियली लेना। ठीक है, बिल्कुल सही। उसमें फेस स्पेस आपकी बता देती है कि उस इंटीग्रल की वैल्यू उतनी हो सकती है या नहीं हो सकती, वो आपकी डिके फेस स्पेस बता सकती है। आप या क्रॉस सेक्शन के लिए जो पार्टिकल है, 2 पार्टिकल आ रहे हैं, आपके जानने वाले पार्टिकल की एनर्जी आने वाले पार्टिकल की एनर्जी से ज़्यादा हो नहीं सकती, क्योंकि आप एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। तो एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो आपके पास खुद ब खुद, जिस तरह यहाँ पर आपने प्लस माइनस आयोटा एप्सिलॉन लगा के उसको ट्यून इन किया था, वहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं रह जाती, वहाँ पर आपकी फेस स्पेस लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो आप इंटीग्रल लिमिट में कर देते हैं जी, इससे बड़ी होगी और इससे छोटी या इसके बराबर होगी, तो वो वहाँ से ऑटोमेटिक, और वो यहीं से आता है। क्यों? क्योंकि जब आप ये देखिएगा आगे जाके, जब सारे एक्सपोनेंशियल्स को हम जोड़ेंगे तो ये एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन का डेल्टा फंक्शन बनेगा, और वो आपको लिमिट कर देगा आपकी चीज़ों को कि एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या चीज़ आती है। तो वो एक्सपोनेंशियल्स हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जब इंटीग्रेट हो जाएंगे तो उससे डेल्टा फंक्शन आएगा, बिल्कुल इस तरह जिस तरह जब ये इंटीग्रेट हो गया था एक्सपोनेंशियल तो डेल्टा आ गया था। तो वहाँ पर भी ऐसे ही होगा अगर हम वहाँ तक पहुँच गए तो। वो कैंसिल हो गया ना, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आयोटा ओमेगा उतरेगा, जब आयोटा ओमेगा उतरेगा तो इस आयोटा से आयोटा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव आयोटा है,
ओमेगा से ओमेगा ख़त्म हो जाएगा क्योंकि एप्सिलॉन तो ज़ीरो का अप्रोच कर जाएगा। एप्सिलॉन तो उस वक्त एग्जिस्ट करता है जब डिनोमिनेटर ज़ीरो होने का डर हो। अगर ऊपर ही मैं ओमेगा आ रहा है तो फिर तो मुझे आयोटा एप्सिलॉन लगाने की ज़रूरत ही नहीं ना, फिर तो मैं सीधा सीधा कैंसिल कर लूँगा। ठीक है, चलें गुड। लगाते हैं जी फिर श्रोडिंगर इक्वेशन साई ऑफ एक्स प्राइम पे, इस वाले पे। तो कैसे लगाऊंगा श्रोडिंगर इक्वेशन में? आयोटा एच बार नहीं मैं लिखूंगा, डी बाई डी टी प्राइम माइनस एच। एच जो है वो फंक्शन है एक्स प्राइम का। क्या मतलब है मेरा कि एच अगर फ्री पार्टिकल भी है तो उसमें जो डी बाई डी एक्स स्क्वेड की टर्म आती है वो डी बाई डी एक्स प्राइम स्क्वेड है, यानी डेरिवेटिव एच में है विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्राइम, और जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो एक्स का फंक्शन नहीं है बल्कि एक्स प्राइम का फंक्शन है। ये एक्स प्राइम लिखने का मतलब ये है कि एच इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइम कोऑर्डिनेट्स इनटू साई ऑफ एक्स प्राइम की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ? ये वाली चीज़। इस चीज़ पे मैं लगाता हूँ ज़रा इसको, थीटा ऑफ टी प्राइम माइनस टी इंटू साई ऑफ एक्स प्राइम, या बल्कि ठीक साई ऑफ एक्स प्राइम कर लेते हैं। तो क्या जवाब आएगा इसका? कैसे कर सकता हूँ मैं इसको डिफ्रेंशिएट? इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो इंटीग्रेशन बाई डिफ्रेंशिएशन पे प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। तो कैसे कर सकता हूँ मैं? जब पहले इसको लगाऊंगा इस पे तो क्या आएगा? आयोटा डी बाई डी टी प्राइम थीटा ऑफ टी प्राइम माइनस टी साई ऑफ एक्स प्राइम। उसी तरह इसमें तो एक्स प्राइम है नहीं है, लिहाजा ये तो लगेगा नहीं इस पे। प्लस अगली टर्म क्या आएगी? आयोटा डी बाई डी टी प्राइम माइनस एच ऑफ एक्स प्राइम। अब साई में तो दोनों चीज़ें हैं ना, इसलिए तो मैंने एक्स प्राइम लिखा है ना, टाइम तो है ना इसमें। और थीटा किधर आ गया? बाहर आ गया, प्लस थीटा ऑफ टी प्राइम माइनस टी। तो क्या किया मैंने? बाई पार्ट्स इसको डिफ्रेंशिएट किया। पहले इसको इस पे लगाया, फिर इसको इस पे लगाया। अच्छा, ये चीज़ किसके बराबर है? क्यों? क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन है ना, आयोटा डी बाई डी टी प्राइम साई प्राइम इज इक्वल टू एच साई प्राइम। जो मर्जी होता, दिस इज द श्रोडिंगर इक्वेशन। फ्री पार्टिकल होता ना फ्री पार्टिकल होता, ये एक्चुअल श्रोडिंगर इक्वेशन है। फ्री पार्टिकल होता तो आइगन फंक्शन बना लेते, आइगन फंक्शन बनाते तो एच साई इज इक्वल टू ई साई बनता। अदरवाइज जो जवाब इसका आता है वो हमेशा इसके लगाने के बराबर आता है। दिस इज द श्रोडिंगर इक्वेशन। सो दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन। चलें, इसका क्या करूं? तो कौन बताएगा? आप इसके साथ, बेचारे के साथ क्या करूं जी? ये तो हम अभी कैलकुलेट कर चुके हैं ना। बिल्कुल सही। सो दिस इज इक्वल टू आयोटा डेल्टा टी प्राइम माइनस टी साई ऑफ एक्स प्राइम। कितनी खूबसूरत डेफिनेशन बन गई है ना। वापस श्रोडिंगर इक्वेशन में डाला तो राइट हैंड साइड पे डेल्टा आ गया। काश 3 डेल्टा और आ जाते तो मैं 4 डेल्टा बना लेता। कोई बात नहीं, मैं 3 डेल्टा बना लूँगा। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। पर आपने लिखा था कि साई एक्स प्राइम टी प्राइम जो है ना वो इसके बराबर है। इसका मतलब है इस साई प्राइम की जगह मैं ये सारी चीज़ पुट कर सकता हूँ। तो मैं पुट करूँगा अब इसकी जगह, यहाँ पर इस जगह पे। तो आई कैन राइट आयोटा डी बाई डी टी प्राइम माइनस एच ऑफ एक्स प्राइम थीटा टी टी प्राइम साई एक्स प्राइम की जगह मैं ये रख सकता हूँ ना। सो आई कैन राइट इट एज आयोटा इंटेग्रल d3x g ऑफ एक्स प्राइम। अच्छा ये सेमी कॉलन जो लगाया होता है ना, उसका मतलब यह है कि यहाँ से लेता है और यहाँ छोड़ता है।
ठीक है भाई, पहले राइट हैंड साइड को देखते हैं। आप में से कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आयोटा क्यों? एक्स को ख़त्म करेगा, जहाँ जहाँ पे एक्स है उसकी जगह एक्स प्राइम आ जाएगा, वापस यही डेफिनेशन बन जाएगी। टाइम तो यहाँ पड़ा हुआ है ना हमारे पास ऑलरेडी, आ गया ना आंसर। क्या बन गया डेल्टा? 4 डेल्टा बन नहीं रहे, बस अब लेफ्ट हैंड साइड का कुछ करना है आपने। तो ये क्या करेगा, ये इस पे लग जाएगा जाके, तो आयोटा इंटेग्रल d3x आयोटा डी बाई डी टी प्राइम या पार्शल बाय पार्शल जो भी कह लें, एच ऑफ एक्स प्राइम कमाल हो गया। ये आयोटा और ये आयोटा ख़त्म हो गए। अच्छा, ये साई तो कोई साई क्या चीज़ थी आपको याद है ना? आर्बिट्रेरी सोर्स था। हमने क्या कहा था हाउजेंस प्रिंसिपल में कि आपके पास अगर एक वेवलेट है तो उसका हर पॉइंट जो है वो अगले के लिए एज अ सोर्स एक्ट करेगा। इसके लिए ये अब अगले के लिए सोर्स एक्ट करेगा, करता जाएगा। इसका मतलब है पहला पॉइंट तो कोई भी पॉइंट हो सकता था ना। तो अगर मैं आर्बिट्रेरी साई लेता, आर्बिट्रेरी वॉल्यूम इंटीग्रेशन लेता, तो ये सब चीज़ें ख़त्म करके मैं क्या लिख सकता था? सो अगर ये होल्ड कर रहे, अगर दो इंटेग्रल्स आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब उनके इंटेग्रेंट भी बराबर हैं। तो आई कैन राइट इट एज आयोटा डी बाई डी टी प्राइम माइनस एच ऑफ एक्स प्राइम जी ऑफ एक्स प्राइम एंड एक्स, this thing is equal to अभी तक मैंने नहीं किया। अभी तक मैं पहले सबसे पहले फ्री स्टेट के लिए ग्रीन्स फंक्शन कैलकुलेट करूंगा, बाद में बाकी चीजें बनाऊंगा मैं। फॉर्मल डेफिनेशन आ नहीं गई ग्रीन्स फंक्शन की। सो दिस इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ अ ग्रीन्स फंक्शन फॉर श्रोडिंगर इक्वेशन। क्यों? श्रोडिंगर इक्वेशन है, ग्रीन्स फंक्शन पे लगती है, आंसर इज दी डेल्टा फंक्शन। ये क्या लिखा हुआ है? ये कौन सा डेल्टा है? अगर बियॉर्कन एंड ड्रेल को देखेंगे तो एग्जैक्टली बियॉर्कन एंड ड्रेल इसको लिखता है, दिस इज इक्वल टू बिल्कुल ठीक है, एक टाइम का है, 3 जो है वो स्पेस के हैं। यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। तो ये है ग्रीन्स फंक्शन फॉर द श्रोडिंगर इक्वेशन या श्रोडिंगर थ्योरी। और ये ग्रीन्स फंक्शन कैसा ग्रीन्स फंक्शन है? दिस इज अ रिटार्डेड ग्रीन्स फंक्शन। रिटार्डेड क्यों है? क्योंकि इसलिए रिटार्डेड है कि जी एक्स प्राइम एक्स जो है वो 0 है अगर टी प्राइम लेस देन टी है, इसलिए इसको कहते हैं रिटार्डेड है। फ्यूचर के बारे में तो बताता है, माजी में कोई नहीं एग्जिस्ट करता ये। एग्जैक्टली अभी भी 2 आ रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। अभी देखिएगा ये लगाने का फ़ायदा पता क्या होगा? इजीली जनरलाइज कर लेंगे टू डिराक इक्वेशन एंड टू क्लाइन गॉर्डन। क्लाइन गॉर्डन में 2 डेरिवेटिव हैं, डिराक में 1 है टाइम का। तो वैसे मैं कह रहा हूँ ऑटोमेटिकली इसी डेफिनेशन से वो भी बन जाएगा। स्टेप लगाना बिल्कुल सही बात है, इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि ये रिटार्डेड ग्रीन्स फंक्शन हम लेके चले थे। हम कह रहे थे कि पहला सोर्स होना चाहिए दूसरे के लिए, इधर से इधर नहीं मैं आ सकता, मैं इससे इस तरफ जा सकता हूँ टाइम में, इधर नहीं आ सकता। लेकिन ये मसला बनेगा जब आप क्लाइन गॉर्डन या रिलेटिविस्टिक थ्योरी में आएंगे। रिलेटिविस्टिक थ्योरी में इसलिए प्रॉब्लम आएगा कि पार्टिकल फॉरवर्ड इन टाइम ट्रैवल करता है, तो एंटी पार्टिकल नेगेटिव एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है लाइक डिराक सी में वो बैकवर्ड इन टाइम ट्रैवल करता है, तो वहाँ ये प्रॉब्लम आएगा। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि सोर्सेज भी 2 डिफरेंट किस्म के होंगे। और डिराक सी का यही तो प्रॉब्लम था जो मैंने आपको बताया था कि द नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स आर कंप्लीटली फिल्ड। जब भी उसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, पॉजिटिव एनर्जी का इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है एट द कॉस्ट ऑफ अ नेगेटिव एनर्जी इलेक्ट्रॉन। तो अगर पॉजिटिव एनर्जी फॉरवर्ड इन टाइम जाता है तो नेगेटिव एनर्जी बैकवर्ड इन टाइम आता है, जिसको हम पॉजिट्रॉन कहते थे। ठीक है भाई, कोई सवाल किसी का यहाँ तक?
क्लियर? चलें, अगर तो क्लियर है फिर तो ठीक है। गीला होगा ये तो। देख लें, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन लगता है तो पूछ लें। तो चलिए अब मैं फ्री स्टेट के लिए कैलकुलेट करूंगा। फ्री से क्या मुराद है? कोई पोटेंशियल नहीं होगा। पोटेंशियल के लिए हमें पता है कैसे कैलकुलेट करना है। फ्री वाला चाहिए होगा उसको पोटेंशियल से, वो एस मैट्रिक्स बना लेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले मैं फ्री स्टेट के लिए कैलकुलेट करता हूँ। प्लीज़ अगर कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक, कोई किसी को डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लें, क्योंकि अब ये बार बार चीज़ें यूज़ होनी है अगले चंद लेक्चर्स में। अब श्रोडिंगर इक्वेशन में नेगेटिव एनर्जी होती ही नहीं है, वो तो क्लाइन गॉड। अभी ये नॉन रिलेटिविस्टिक केस है। श्रोडिंगर इक्वेशन इज अ नॉन रिलेटिविस्टिक। अभी तो रिलेटिविस्टिक केस पे हम आए नहीं हैं, वो बाद में आएंगे। अच्छा, लेट्स कंसीडर द फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल के लिए H 0 बन जाएगा, और ये किसके बराबर होता है? याद है ना आपको, किसके बराबर होता है ये? H बार 1 है। डेल स्क्वायर्ड एक्स प्राइम का क्या मतलब है? क्योंकि आपको याद है यहां पर हमने लिखा था कि ये फंक्शन है एक्स प्राइम का। तो ग्रीन्स फंक्शन कौन सा कैलकुलेट होगा? G0। G0 का मतलब होता है ऐसा ग्रीन्स फंक्शन जिसमें कोई सोर्स नहीं है। हेल्प करेंगे कैलकुलेट करने में? करेंगे हेल्प आप मेरी कैलकुलेट करने में? कैसे कर सकता हूँ G0 में? पहली तो बात है G0 करेगा क्या? एक्स टी से चीज़ को लोएगा और एक्स प्राइम टी प्राइम तक जो दे के आएगा। इसका मतलब है जो भी G होगा वो फंक्शन होगा एक्स प्राइम माइनस एक्स का। क्यों? एक्स प्राइम इज ग्रेटर देन एक्स। 0 होगा तो कोई चीज़ प्रोपिगेट नहीं करेगी। प्रोपिगेट करने के लिए ज़रूरी है कि मैं आपके पास कोई चीज़ फेंकूँ किसी एक्स टी से, कोई इवेंट क्रिएट हो जिसको आप ऑब्जर्व कर सकें। अगर जिस जगह पे इवेंट क्रिएट हो रहा है उसी जगह पे ऑब्जर्व करना कोई सेंस नहीं बनाता, उसके लिए आपको कोई पैगाम रसानी नहीं चाहिए। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं G0 एक्स प्राइम एंड एक्स एज G0 ऑफ एक्स प्राइम माइनस एक्स। क्यों? जो बात मैंने अभी की है, क्योंकि एक्स टी से लेता है एक्स प्राइम टी प्राइम तक छोड़ के आता है। इसका मतलब है दिस विल बी द डिफरेंस ऑफ एक्स माइनस एक्स प्राइम और टी माइनस टी प्राइम। साइन डजंट मैटर, डिपेंड करता है किस तरह लेते हैं आप इसको। ठीक होगी बात? ये क्या करेगा? एक्स से चीज़ को लेगा और एक्स प्राइम तक देगा आपको। आप में से मुझे कोई इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखवा सकता है? अब पता चलता है कोई बंदा भी आप में से। एक मैंने आपको लिख के दे दिया था जी। ये इन जनरल अगर कोई चीज़ एक्स प्राइम माइनस एक्स का फंक्शन हो तो आप उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखवा सकते हैं मुझे। ये एक्स प्राइम माइनस एक्स का मतलब है एक्स वेक्टर प्राइम माइनस एक्स वेक्टर और टी प्राइम माइनस टी, दोनों चीज़ें हैं ना। कोई लिखवा सकता आप में से? एक फेज बाहर आ जाता। चलो बोल देना क्या बाहर आता है। अभी थोड़ी देर पहले तो आपने मुझे कहा है ये क्या करेगा? ओमेगा पे इंटीग्रेट कर देगा तो उसकी जगह टी प्राइम माइनस टी आ जाएगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में मौजूद है ना। इसकी डेफिनेशन में मौजूद है G0 एक्स वेक्टर प्राइम माइनस एक्स वेक्टर टी प्राइम माइनस टी। तो यहाँ पर ये चीज़ तो आ जाएगी ना। और क्या लिख सकता हूँ मैं? बेशक देख लें, पी पे इंटीग्रेट करेंगे एक्स प्राइम माइनस एक्स आ जाएगा। आ गया ना जवाब आपके पास। हमेशा एक पॉजिटिव रखते हैं एक नेगेटिव रखते हैं। दोनों नेगेटिव भी रख सकते थे, दोनों पॉजिटिव भी रख सकते थे। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रखने का फ़ायदा ये है कि ये डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर
तो इस प्योरली कन्वेंशन अभी तक तो आपकी है। और क्या चीज़ चाहिए मुझे? एक चीज़ और चाहिए ना। जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया वो भी तो चाहिए ना। इसको आप जब ख़त्म करेंगे तो p की जगह क्या आ जाएगा? x प्राइम माइनस एक्स। ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा? t प्राइम माइनस टी। तो आ गया ना जवाब आपके पास वापस हुई। यही फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की। चलें अब इसको सॉल्व कराना है, आपको g0 निकालना है। कोई सजेशन देंगे कैसे निकालूं मैं? ये डेफिनेशन ये वाली, लेकिन आपको तो पता है ना आयोटा, इसको मैं g0 के लिए लिखूंगा। अब इसका मतलब मैं लिख सकता हूं अब आयोटा d/dt प्राइम प्लस 1/2m डेल्टा x प्राइम का स्क्वायर g0। वही नोटेशन रखता हूं, अपने वाली नहीं रखता कहीं काम ख़राब ना हो जाए। x प्राइम x इज इक्वल टू डेल्टा 4 ऑफ x प्राइम माइनस x। यही रखा ना, सिर्फ मैंने क्या किया, h ऑफ x प्राइम की जगह उसकी वैल्यू पुट की है, उसकी फॉर्म पुट की है, और तो कुछ नहीं किया। अच्छा अब इस g0 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? ये चीज़ कर सकता हूँ ना पुट। तो आई कैन राइट इट एज आयोटा d/dt प्राइम। मैं एक बहुत स्लोली इसलिए कर रहा हूँ ताकि आगे जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो मुझे ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े। एक एक स्टेप इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो आई कैन राइट इट एज d ओमेगा d3p वेक्टर ओवर 2 pi to the power 4 e to the power iota p dot x prime minus x minus iota omega t prime minus t g0 of p and omega. This thing is equal to ठीक है। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? अब आप इसका डेरिवेटिव तो कर लेंगे, उसमें वो डेरिवेटिव करने में तो आप बड़े समझदार हैं। नहीं, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से माइनस आयोटा ओमेगा उतरेगा, वो इस आयोटा के साथ मिलके क्या बना देगा? प्लस ओमेगा। जब 2 दफ़ा इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक दफ़ा आयोटा पी उतरेगा, दूसरी दफ़ा फिर आयोटा पी उतरेगा, तो 2 दफ़ा आयोटा पी उतरेगा। तो क्या जवाब आएगा जी? हाँ, ओमेगा माइनस पी स्क्वेयर ओवर 2m। ठीक है, तो आई कैन राइट इट एज डी ओमेगा d3p जी। आप क्या उतरवा रहे थे मुझसे? ये उतरवा रहे थे ना जब डेरिवेटिव लगाएंगे। राइट हैंड साइड पे मैं क्या लिख सकता हूं? आप पता चलता है ना। यही नहीं डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन थी थोड़ी देर पहले ही जब आपने बनाई थी? यहाँ डेल्टा क्यूब जब लिखा था आपने, डी क्यूब एक्स पे इंटीग्रेट किया था। तो देखें आप पी पे इंटीग्रेट करेंगे एक्स प्राइम माइनस एक्स आ जाएगा, ओमेगा पे इंटीग्रेट करेंगे टी प्राइम माइनस टी आ जाएगा, वापस डेल्टा फंक्शन बन जाएगा। ओहो, ये तो दोनों तरफ सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि सो दिस इंप्लाइज इज g0 p and omega into omega minus p squared over 2m
इज इक्वल टू 1। तो वो फंक्शन जो आपको अननोन था वो अब आपने फाइंड आउट कर लिया है। सो G0, सो द ग्रीन्स फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस इज 1 over ओमेगा माइनस p square over 2m। This is your definition of a Green's function in momentum space। मुझे मोमेंटम स्पेस का ग्रीन्स फंक्शन अब पता है, मैं पोजीशन स्पेस का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। अब मैंने पोजीशन का बनाना क्या होगा तो क्या करूंगा, इसी का फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लूँगा। आप नॉन रिलेटिविस्टिक और रिलेटिविस्टिक केस में देखें, यहाँ ओमेगा की एक ही वैल्यू है। इसका मतलब है सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। क्यों? ओमेगा इज इक्वल टू p स्क्वायर्ड ओवर 2m। तो ओमेगा इज को अगर h बार से ज़रब दे दे तो h बार ओमेगा इज दी एनर्जी। सो ओनली पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो नॉन रिलेटिविस्टिक में तो कोई इशू ही नहीं है यहाँ तक, अभी तक ओनली पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशंस, एंड पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशंस आर प्रोपेगेटिंग फॉरवर्ड इन टाइम। फॉरवर्ड इन टाइम क्यों है? क्योंकि t प्राइम इज ऑलवेज ग्रेटर देन t है। सारी चीज़ें इंटैक्ट हैं जितनी हमने फिजिक्स की अभी तक की हैं, कोई चीज़ गलत नहीं हुई। चलें जी, सिंगुलैरिटी तो एग्जिस्ट करती है ना। क्यों? ओमेगा अगर p स्क्वायर ओवर 2m के बराबर हो जाए तो सिंगुलैरिटी है। सिंगुलैरिटी है तो हम फिर फंस गए। अब मुझे तो पोजीशन स्पेस का निकालना था ना ये वाला, तो मैं लिख सकता हूँ पोजीशन स्पेस के इसको कि अब इसकी ये वैल्यू पुट कर दूँ वहाँ पे। अगर मैं so I can write G0 ऑफ, अच्छा मैं चाहे तो इसको ऐसे लिख लूँ x प्राइम x, या फिर इस तरह लिखूँ, एक ही बात है, x प्राइम माइनस x, एक ही बात है। तो मैं मिक्स करता रहूँगा इन चीज़ों को। सो आई कैन राइट इट एज d ओमेगा d3p ओवर, वो लोग जो मटेरियल साइंस करते हैं वो भी कहते हैं ना हमने तो फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया था। मैं देखता हूँ लोग अपना डेटा शो करते हैं, कहते हैं नहीं ये कर्व्स तो ऐसी नहीं थी, ये हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया था। वो आपकी डिवाइस खुद ही कर देती होती है। आपका जो डिवाइस से मुराद है सॉफ्टवेयर टूल होता है, पीछे फिज़िक्स यही है सारी, इसी तरीके से कैलकुलेट की जाती है। इनटू e टू द पावर आयोटा p डॉट, ये जो थियोरेटिकल फिजिक्स या मैथमेटिशियंस होते हैं ना, वो हर चीज़ के अंदर वो चीज़ बताते हैं जो हो रही है, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दैन माइनस आयोटा ओमेगा, और क्या आंसर आ गया इसका? 1 ओवर। कमाल हो गया ना, सारा कुछ बन गया आपके लिए। पर जब जब हमें डर होता है हम क्या करते हैं, वो कहते हैं यार कहीं ये इन्फिनिट ना हो जाए। चूँकि एनर्जी पॉजिटिव थी तो इसमें छोटा सा आयोटा ओमेगा और ऐड कर लेते हैं ताकि सिंगुलैरिटी छुप जाए। दिस इज इन पार्टिकल फिजिक्स वी कॉल इट एज एन आयोटा एप्सिलॉन प्रेस्क्रिप्शन। एक नुस्खा है हमारे पास इन्फिनिटीज़ को ख़त्म करने का, और वो ये है। हाँ, कहीं भी, बशर्ते कि वो फंक्शन जो है उसमें ऐसी कोई चीज़ आयोटा ओमेगा टाइप एग्जिस्ट करे। अगर ऊपर आयोटा ना होता तो मैं आयोटा एप्सिलॉन ना करता फिर, क्योंकि मुझे ऑसिलेटिंग फंक्शन चाहिए थे। और ऑसिलेटिंग फंक्शंस में ये बहुत दफ़ा हम करते हैं जब एक्शंस आपने अगर आपने कभी ज़िंदगी में पाथ इंटेग्रल या एक्शन का सुना हो, तो एक्शन में भी जब चीज़ आती है तो आप टाइम को रोटेट कर देते हैं। आप कहते हैं विक रोटेशन कर देते हैं, टाइम को रियल एक्सिस से इमेजिनरी टाइम बना देते हैं ताकि वो जो ऑसिलेटिंग है, क्योंकि देखिए अगर ओमेगा ज़्यादा हो जाए तो इट इज़ वेरी रैपिडली ऑसिलेटिंग। अब एक चीज़ रैपिडली ऑसिलेट कर रही है तो मुझे तो नहीं चाहिए ना रैपिडली ऑसिलेटिंग। मैं तो चाहूँगा कि यार वो डिके कर जाए टाइम के साथ, जो टाइम बड़ा हो। अगर टाइम बढ़ाने से ऑसिलेशंस और बढ़ रही हैं तो मेरे लिए यूज़लेस चीज़ है बिल्कुल वो। मैं अपने सिस्टम को एक जगह रख ही नहीं सकता। तो मैं कहता हूँ बेहतर ये है कि मैं टाइम बढ़ाऊँ तो एक्सपोनेंशियली डीके करे, तो वहाँ पर हम टाइम को विक रोटेट कर देते होते हैं। तो यहाँ पर भी समझे कि हमने वही किया है, विक रोटेट तो नहीं किया लेकिन उसमें का आयोटा एप्सिलॉन टाइप प्रेस्क्रिप्शन डाल दी। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़।
थोड़ा सा साफ करके लिख लें इसको आप चाहें तो। यू कैन ऑलवेज राइट इट एज d3p वेक्टर ओवर 2 पाई क्यूब, इसको इलादा कर लेते हैं। और इसको इलादा कर लेते हैं जिसकी इंटीग्रेशन है। अब आपको ये बड़ी देखी वाली चीज लग रही होगी, है ना? अच्छा चलें, अभी देखी वाली नहीं लग रही आपको, अभी तो देखी वाली नहीं लग रही। देखें, अगर मैं ओमेगा को रिप्लेस कर दूं, इफ ओमेगा गोज टू ओमेगा प्लस पी स्क्वायर ओवर 2m, क्यों? ओमेगा तो माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक कुछ भी हो सकता था, उसमें थोड़ी सी चीज़ डालने से और थोड़ी चीज़ निकालने से क्या फ़र्क पड़ना है उसको। तो इसका मतलब है यही डेफिनेशन फिर क्या बन जाएगी? सो दिस बिकम्स d3p अच्छा, मज़े की बात यह है डी ओमेगा ही रहेगा। क्यों? ओमेगा तो पी से कोई ताल्लुक नहीं था ना उसका, उसकी डेफिनेशन में तो कोई चीज़ नहीं बदलेगी ना, वो तो यहाँ पे आएगी सिर्फ। बिल्कुल मैंने आपका पहले वाली चीज़ बना दी है जो थोड़ी देर पहले की थी मैंने। अगर अभी भी मेरी बात पे आपको यकीन नहीं है तो ये फंक्शन को इधर ले आते हैं। चलें देखें, मैं एक एक स्टेप इसलिए कर रहा हूँ कि पेपर में भी आपने इसी तरह चीज़ें करनी है। मैं नहीं कोई गंदी मंदी चीज़ें कर रहा कि कहीं ना कहीं मिक्स हो जाएगी, नहीं, हर चीज़ बिल्कुल सही तरीके से जो करें साफ सुथरा करें। और पहली तो बात है, ये फेल पास कोई चीज़ नहीं होती। मेरी डेफिनेशन में ये बिल्कुल नॉन सेंसिटिव फेल हो गया जी। फेल क्या होता है भाई? बंदा नहीं हुआ अगली दफ़ा कर लूँगा। नहीं हुआ तो अगली दफ़ा कर लूँगा, फिर करने में क्या हर्ज है इसमें? तो आई कैन राइट दिस, इसी डेफिनेशन को एक दफ़ा यहीं लिख लूँ अगर आप इजाज़त दें तो, ताकि मिटा के यहीं लिख देता हूँ ना मैं, ताकि उधर जब चीज़ करे तो साफ़ सुथरी करे फिर आगे। ओहो, मिटा तो दिया है। ये काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना? ये काम तो आप ऑलरेडी कर चुके थे ना। कैसे कर चुके थे? छोटी सीधे डायग्राम बना देता हूँ। ये माइनस आयोटा एप्सिलॉन है। अगर टी प्राइम ग्रेटर देन टी है, कंटूर को नीचे से क्लोज करेंगे। अगर टी प्राइम लेस देन टी है, कंटूर को ऊपर से क्लोज करेंगे। आएंगे नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड में घुस जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको वही करना है ना, ऐसी वैल्यू लानी ओमेगा की जो इसको सॉरी टी प्राइम माइनस टी अगर 0 से बड़ा है तो ओमेगा को माइनस आयोटा एप्सिलॉन होना चाहिए ताकि डैम्प कर जाए। और अगर टी प्राइम लेस देन टी है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, ओमेगा को पॉजिटिव आयोटा होना चाहिए, समथिंग पॉजिटिव इन्फिनिटी होना चाहिए। इमेजिनरी ऑफ ओमेगा बिकम्स पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड इमेजिनरी ऑफ ओमेगा बिकम्स माइनस इन्फिनिटी। ये इमेजिनरी ऑफ ओमेगा है ना जी। सॉरी क्या कह रहे हैं? इमेजिनरी ऑफ ओमेगा को माइनस इन्फिनिटी होना है या प्लस इन्फिनिटी होना है। ठीक है, अब आप देखें, अगर टी प्राइम माइनस टी है, ये बड़ा है, ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है इमेजिनरी ऑफ ओमेगा यानी आयोटा ओमेगा को क्या होना है? इन्फिनिटी होना है ना, ताकि ये चीज़ क्या बन जाए? एक्सपोनेंशियली डिकेइंग। यही मैं बात कर रहा हूँ ना।
नहीं, ये बनते ही प्लस है माइनस आयोटा, माइनस यहीं से ना, क्योंकि ओमेगा ग्रेटर देन जीरो था ना। मैंने क्या किया, आयोटा एप्सिलॉन डाला ओमेगा में, ताकि किसी तरीके से इन्फिनिटी को शिफ्ट करूं मैं जीरो से। तो जीरो से मैं थोड़ा सा ऊपर भी लेके जा सकता था, थोड़ा सा नीचे भी लेके आ सकता था। ऊपर इसलिए नहीं जा सकते थे कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन आपके पास पॉजिटिव एनर्जी की, नेगेटिव एनर्जी की रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं है। अगर नेगेटिव एनर्जी की भी होती तो प्लस माइनस आयोटा होता। वहाँ पर दो बनेंगी, आप देखिएगा, कहीं आप एक को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो दूसरे को थोड़ा सा नीचे करेंगे। मैंने पोल को रियल एक्सिस से थोड़ा सा नीचे लाया हूँ, क्यों? ताकि रियल ऑफ ओमेगा के साथ अगर इन्फिनिटी आ जाती थी, हाँ, ऊपर और नीचे प्लस माइनस आयोटा एप्सिलॉन लिखेंगे हम, देखिएगा, क्योंकि वहाँ दो एनर्जीज थी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। यहाँ पर चूंकि पॉजिटिव एनर्जी थी तो इसीलिए मैंने प्लस आयोटा एप्सिलॉन लिखा। क्यों? ओमेगा इज इक्वल टू माइनस आयोटा एप्सिलॉन पे जाके जीरो होगा ना, ये पोल ये है ना, ठीक है, क्लियर। अगर ये माइनस ओमेगा होता तो मैं माइनस आयोटा एप्सिलॉन लिखता, क्योंकि मुझे जीरो से शिफ्ट करना है उसको किसी तरीके से। और इमेजिनरी एक्सिस में मैंने क्या किया, जीरो से थोड़ा सा नीचे लाया। वहाँ पर अगर दो एनर्जीज होती, एक पॉजिटिव होती जो एक नेगेटिव होती, तो पॉजिटिव वाली को मैं थोड़ा सा नीचे लाता, नेगेटिव वाली को थोड़ा सा ऊपर ले जाता। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली दिस इज कंप्यूटेशनल ट्रिक के कहीं इन्फिनिट ना बने, ये रेगुलर फंक्शन बन जाए। बिल्कुल, वरना इसमें सिंगुलैरिटी थी, लेकिन ऐसी सिंगुलैरिटी है जो रिमूव हो सकती है। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन की लिमिट के अंदर माइनस इन्फिनिट से लेकर प्लस इन्फिनिट है। अब माइनस इन्फिनिट प्लस आयोटा आयोटा एप्सिलॉन डाल दूं, या प्लस इन्फिनिटी माइनस आयोटा एप्सिलॉन डाल दूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्फिनिटी में कुछ थोड़ा सा डालने से या थोड़ा सा निकालने से फंक्शन चेंज नहीं होगा जी। अगेन ऊपर वाला जीरो होगा, क्योंकि ऊपर वाले में कोई पोल आ ही नहीं रहा सिंगुलर। अगर कोई कंटूर ऐसा है जो सिंगुलैरिटी को कंटेन ही नहीं कर रहा, तो 2 पाई आयोटा टाइम जीरो होगा, क्योंकि पोल नहीं है ना। पोल तो आयोटा एप्सिलॉन वाला है ना, जो माइनस आयोटा एप्सिलॉन, वो तो नीचे है ना, ठीक है। तो यही कंटूर इंटीग्रेशन है। माइंड सब्ट्रैक्ट करते, हमने किसी तरीके से उसको शिफ्ट करना है, थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे। वो जब आएगा तो देखी जाएगी, वो इस तरह नहीं होगा, क्योंकि वो इक्वेशन ही नहीं है। ये आपने यहाँ श्रोडिंगर इक्वेशन से शुरू किया, वहाँ क्लाइन गॉर्डन से शुरू करेंगे। ऐसा दरमियान में फिजिक्स नहीं आएगी, शुरू से ही फिजिक्स आती जाएगी उसकी, आप देखिएगा। ऐसा नहीं है कि दरमियान से कोई चीज़ आ जाएगी। और कोई सवाल? शाबाश। वो और चीज़ थी, वो यहाँ लगा नहीं सकते ना सिंगुलैरिटीज़ के लिए, क्योंकि ये तो ऐसी है जो कंटूर इंटीग्रेशन से हो जाती है। वो एक ऐसी सिंगुलैरिटी होती थी जब आपके पास यूक्लिडियन स्पेस वगैरह के अंदर जब बनती थी, तो यहाँ स्पेशल इंटीग्रेशन बिल्कुल अलग हुई है। ये सिर्फ एक सिंगल इंटीग्रेशन है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर जब वॉल्यूम होता था या कोई लेंथ होती थी, और लेंथ इन्फिनिट होती तो उस हिसाब से था, कोई सोर्स था। यहाँ तो कोई चीज़ नहीं, यहाँ तो एनर्जी बजाते खुद एक ही सोर्स है, आयोटा एप्सिलॉन वाला। यहाँ पर अगर होता ना एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, तो फिर मैं डालता, फिर मैं कहता नहीं भाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा है और एक्स माइनस आयोटा है, दो सिंगुलैरिटीज़ हैं, तो फिर मुझे उस तरह करना पड़ता है, कट ऑफ लगाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो अब आप कर लेंगे ना कंटूर इंटीग्रेशन, तो इतने तो आप समझदार हो गए ना। तो इसका जवाब क्या है? ये क्या चीज़ है वैसे? ये लिखा हुआ क्या है? खाली आयोटा नहीं है, क्या चीज़ लिखी हुई है? हाँ बिल्कुल आयोटा तो है, बिल्कुल। और क्या है? एग्जैक्टली। अगर मैं इसकी जगह, शाबाश, अगर मैं माइनस आयोटा थीटा ऑफ टी प्राइम माइनस टी लिख दूँ ना, तो मुझे कहना नहीं पड़ेगा कंटूर किधर है, एक ही जगह पे है जो टी प्राइम ग्रेटर देन टी पे है। अदरवाइज बिल्कुल आपने सही कहा था, जिसने कहा था माइनस आयोटा, वो माइनस आयोटा ही है। और माइनस आयोटा की सेंस पता ना क्या है? कंटूर क्लॉकवाइज है। अच्छा, ये वही चीज़ है जो क्लॉकवाइज नेगेटिव होती है, वरना सारी चीज़ें एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हम लेके चलते थे फिजिक्स में ना।
क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स में भी आप उल्टे ही चलते थे, आई जे जे के एल जिस तरह मर्जी बनाएं। अच्छा, एंटी क्लॉक वाइज ही पॉजिटिव होते हैं, चलें फिर ठीक है, वेरी गुड, चलें। अच्छा, ये वही चीज़ है जो क्लॉक वाइज चलती है ना, ये क्लॉक वाइज है ना, हाँ क्लॉक वाइज और नेगेटिव है, बिल्कुल सही चल रही है, ठीक चल रहा है, सब कुछ सही चल रही है, घड़ी ठीक है। तो चले जी, डेफिनेशन फिर आ गई G0 x प्राइम और x की। माइनस आयोटा, अभी तो एक काम रहता है ना करने वाला, ठीक लिखा, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? क्यों भाई? बिल्कुल ठीक है, मैंने सिर्फ ये लिख दिया ताकि ये इंश्योर हो जाए कि टी प्राइम ग्रेटर देन टी है, ये ना कहीं कंफ्यूजन हो जाए कि ये पोल में जिस तरह आप कह रहे थे प्लस आयोटा एप्सिलॉन है माइनस आयोटा एप्सिलॉन है, ये इंश्योर हो जाएगा कि पोल ए की तरफ है। ठीक है, अब बताता हूँ थीटा फंक्शन लिखने का फ़ायदा क्या है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो यूज़लेस हो, तो आई कैन राइट इट एज माइनस आयोटा, और याद है मैंने आपको क्या कहा था, ये रिटार्डेड ग्रीन्स फंक्शन है, तो ये यहीं से पता चल रहा है कि टी प्राइम ग्रेटर देन टी के लिए सिर्फ। अच्छा, इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चाक टूटे तो दिल टूट जाते हैं। अब थोड़ा सा साफ करना है इसको, एक्स प्राइम वाले मैंने इलादा कर लिए हैं और दूसरे इलादा कर लूँगा, ये एक चीज़ बन गई है, और e टू द पावर माइनस आयोटा p डॉट x प्लस आयोटा ओवर, सॉरी, बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन बन गई, अभी आपको पता चलता है जब मैं लिखूंगा तो। याद है पी स्क्वायर ओवर 2m क्या था? ओमेगा था ना, रीडिफाइन किया था ना आपने ओमेगा को, अदरवाइज तो ओमेगा पी स्क्वायर ओवर 2m था ना, तो इसकी जगह मैं ओमेगा लिख दूंगा वापस। अब तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, थोड़ा सा साफ करके लिख लें अगर, तो देखिएगा आपकी कितनी देखी वाली चीज़ बन रही है। सो दिस इज इक्वल टू आयोटा थीटा टी प्राइम माइनस टी आप में से कोई इन दो फंक्शन को रेकग्नाइज कर सकता है? ये किस चीज़ के सॉल्यूशंस हैं? सिंपल क्वांटम मैकेनिक्स है, श्रोडिंगर इक्वेशन है। नहीं 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 नहीं, किस चीज़ के सॉल्यूशंस है ये वाले? e टू द पावर आयोटा p डॉट x किस तरह सॉल्यूशन होता था? प्लेन वेव, एग्जैक्टली, ये प्लेन वेव है जो x प्राइम t प्राइम पे है, ये प्लेन वेव है जो x और t पे है, लेकिन यहाँ प्लस आयोटा है, यहाँ माइनस आयोटा है। इसका मतलब आई कैन राइट इट एज आयोटा थीटा टी प्राइम माइनस टी
बाज़ बुक्स में नीचे P लिखते हैं, बाज़ में नीचे K लिखते हैं, अंडरस्टूड है, प्लेन वेव है। एक है प्लेन वेव है x प्राइम t प्राइम की, और दूसरी प्लेन वेव है उसी का स्टार है x। और मज़े की बात है प्रोबेबिलिस्टिक वेव्स है ना, जो क्वांटम मैकेनिक्स का वेव फंक्शन होता है ना, वो वेव तो होती है लेकिन प्रोबेबिलिटी वेव होती है यानी ऑर्डिनरी वेव में और उसमें यही फ़र्क है, वो प्रोबेबिलिस्टिक है। जब तक मॉड स्क्वायर नहीं लेते एम्पलीट्यूड नहीं पता चलता उसका। क्या चीज़ बन गई है? फ्री पार्टिकल का ग्रीन्स फंक्शन कुछ भी नहीं है, दो प्लेन वेव्स हैं, उनको सारे मोमेंटा पे इंटीग्रेट करें तो जो चीज़ मिलती है वो एग्जैक्टली जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन में आप डालेंगे इसको, तो ये प्लेन वेव आपको डेल्टा फंक्शन देगी। तो उधर श्रोडिंगर इक्वेशन लगाएंगे, इधर आपके पास डेल्टा फंक्शन बन जाएगा। परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ द ग्रीन्स फंक्शन इन पोजीशन स्पेस। तो अगर को पूछता है ग्रीन्स फंक्शन पोजीशन स्पेस में क्या है, तो आप कहेंगे फॉर श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल्स दिस इज नथिंग बट दिस इज द प्लेन वेव। अच्छा, अगर फ्री पार्टिकल नहीं होगा तो क्या होगा? वो बता सकता आप में से? सोच लें थोड़ा सा, अगर फ्री पार्टिकल नहीं होगा तो क्या होगा? आप एक्सपोनेंशियल्स को भूल जाएं। हर चीज़ में हमें एक्सपोनेंशियल्स अब नहीं चाहिए। अच्छा चलो ठीक है निशात, बता दो फिर। मैं ये कह रहा हूँ मुझे ये चाहिए ना। हाँ, इन जनरल अगर मुझे ये लिखना पड़ता तो मैं कैसे लिखता? यार एक माइनस आयोटा है ना, यहाँ प्लस नहीं है, हालांकि है तो कन्वेंशन, लेकिन ठीक होना चाहिए था ना। माइनस आयोटा थीटा उसके स्टेट्स लिख दूं? कैसे लिखूं? हाँ हाँ बनवाए ना, तो मैं पूछ रहा हूँ क्या होंगे। बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बिल्कुल सही है, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। और चीज़ शाबाश। जनरल प्लेन वेव है तो प्लेन वेव के सॉल्यूशंस हैं, प्लेन वेव नहीं हो तो जनरल सॉल्यूशंस आ जाएंगे, फ़र्क तो कोई नहीं है ना। अब अगर इनमें आप प्लेन वेव डालें तो क्या आप करेंगे? इसको आप खोलेंगे इन द फॉर्म ऑफ द आइगन फंक्शंस, है ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएं तो वापस यही बन जाएगा फॉर फ्री वेव। अदरवाइज फ्री पार्टिकल के वेव फंक्शन को आप जनरल वेव फंक्शन से रिप्लेस कर दें तो आपके पास किसी और चीज़ के लिए आ जाएगा। यही तो आपने कैलकुलेट किया अभी, फाई पी स्टार समेशन अपॉन पी। अगर आप पी को डिस्क्रिटाइज करें, आपके पास पी स्पेस थी ना, आप इसको ऐसे सोचें, आपके पास पी स्पेस थी, आपने कहा जो भी मेरे पास पी स्पेस है उसको मैं छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता हूँ, तो आई कैन कन्वर्ट दिस इंटीग्रेशन टू दी समेशन। तो यहाँ पर प्लेन वेव की बजाय मैं जनरल सोल्यूशन लिख दूंगा तो जनरल सोल्यूशन आ जाएंगे। देखें, अगर बॉक्सेस मैं गिन सकता हूँ तो डिस्क्रीट है ना। अगर हर बॉक्स को मैं फिर तोड़ना शुरू कर दूँ और छोटा करूँ और छोटा, तो अल्टीमेटली मेरी डिस्क्रिटाइजेशन की लिमिट ख़त्म होना शुरू हो जाएगी ना। तो वापस हर चीज़ जगह पे जहाँ पर भी सोर्स आ जाएगा वहाँ पर ये चीज़, क्योंकि आपको एक चीज़ पता है, एक चीज़ में बड़े समझदार हैं, वो क्या है? ये किसी को याद है क्या है? अब ये ना कहिएगा कि नहीं याद। एक ही टाइम पे
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं था, आई जे होता था, एग्जैक्टली ऑर्थोगोनैलिटी थी या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ये वाला क्योंकि अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे सारे वॉल्यूम के ऊपर तो आंसर 1 आएगा ना। तो यही तो डेफिनेशन बनती है इसकी एक ही टाइम के ऊपर। हाँ, क्योंकि एक्स प्राइम कंटिन्यूस है ना, समेशन तो इन सारे एंस पे है ना, एन तो कुछ भी हो, सारे एंस को ऐड करेंगे तो जवाब आएगा। इसलिए तो मैंने कहा जब आप इंटीग्रेट करें ओवर एंटायर वॉल्यूम तो आंसर 1 आ जाएगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा, अगर आप देखें ना तो इसमें बड़ी चीज़ें छुपी हुई हैं इस वाले में। इसमें प्लस आयोटा है, इसमें माइनस आयोटा है, इसमें प्लस माइनस आयोटा ओमेगा टी प्राइम है, इसमें प्लस आयोटा ओमेगा टी है। इसका मतलब है अगर रियल वाला जो है, अगर फाई वाला फॉरवर्ड इन टाइम आपको चीज़ दे रहा है तो 5 स्टार वाला जो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो क्या दे रहा है आपको, बैकवर्ड इन टाइम। क्योंकि अगर आप इसका स्टार लें e टू द पावर आयोटा ओमेगा टी का, इसका चलें तो क्या आंसर आ जाएगा, e टू द पावर आयोटा ओमेगा। अगर यहाँ माइनस ही लिखूँ तो यहाँ मैं माइनस टी लिख सकता हूँ ना, अगर इसका मैं स्टार लूँ तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूँ तो ये लग रहा है कि जैसे फॉरवर्ड इन टाइम जा रहा है तो ये लग रहा है जैसे बैकवर्ड इन टाइम है। तो इसलिए मैंने कहा एक अगर फॉरवर्ड इन टाइम जा रहा है तो दूसरा बैकवर्ड इन टाइम आ रहा है। सारी की सारी डेफिनेशंस बिल्कुल सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इन सारी डेफिनेशंस में। ग्रीन्स फंक्शन ने आपको यकतरफा चीज़ नहीं दी, दो तरफा चीज़ दी है। ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक? हाँ बिल्कुल, क्योंकि निशाद याद है ना, स्टेप फंक्शन भी डेल्टा फंक्शन बना देता है, क्योंकि जब मैं टाइम को वेरी करूँगा तो डिफरेंशियल आएगा टाइम का, जो ही डिफरेंशियल आएगा तो डेल्टा फंक्शन बन जाएगा। ये डेल्टा फंक्शन ही है ये वाली चीज़, इसका इसलिए कि आपने टाइम इलादा रखे हुए थे ना। आपने टाइम को जब कनेक्ट करना है, जिस तरह स्पेस को कनेक्ट करने के लिए स्पेस का डिफरेंशियल लिया था आपने, जिस तरह स्पेस में ट्रांसलेशन के लिए मोमेंटम ऑपरेटर था, उस तरह टाइम में ट्रांसलेशन के लिए आपको d/dt चाहिए ना। जब d/dt लगाएंगे यहाँ पर तो ये वापस वही चीज़ बना देगा ना। बाकी तो सोल्यूशंस है ना, बाकी तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने देगा। वो जो चीज़ यहाँ से आएगी और जो चीज़ यहाँ से आएगी एक दूसरे का कॉन्जुगेट होगी, वो तो कैंसिल हो जाएगी ना। जी जी, ये भी डेल्टा फंक्शन ही है ना। ये वो कह रहे हैं टाइम वाला भी डेल्टा फंक्शन, बिल्कुल ठीक है, वो निशात सही कह रही है, सारी चीज़ें गलत नहीं कहती। क्यों जी? चलें अब वापस आते हैं अपनी ग्रीन्स फंक्शन की डेफिनेशन से। इस पे एक आखिरी चीज़ मैं लिख दूँगा इस पोर्शन की, लेक्चर की नहीं, जी ऑफ एक्स प्राइम एक्स, और यहाँ पर क्या था, इन जनरल अगर मैं लिखूँ तो साई एन एक्स, किसी साई एन के लिए लिखूँ तो मैं तो क्या लिख सकता हूँ मैं। अब आप ये देखें, ये माइनस आयोटा और ये आयोटा मिलके क्या दे रहे हैं, +1। आंसर क्या आ गया, d3x। इसकी जगह अब मैं रखूँगा अब समेशन अपॉन m साई m। अच्छा, लिखने की ज़रूरत आ कि कोई नहीं है एक्स प्राइम टी प्राइम, लेकिन चलें मैं लिख ही लेता हूँ देख के कि क्या लिखना है। साई m एक्स प्राइम साई m स्टार x साई m x। मैंने क्या किया, ग्रीन्स फंक्शन की जगह ये डेफिनेशन रख दी है, क्योंकि पहले n था तो अब मैंने m रख दिया। वैसे ये चीज़ क्या लिखी हुई है, समेशन अपॉन m दिस, अभी पता चलता है आपका। जी सॉरी, साई n, ये चीज़ लिखी हुई क्या है, ये वाली, ये सारी चीज़ ये डेल्टा m n, सॉरी इसको छोड़ के ये डेल्टा m n लिखा हुआ है ना। अब अगर डेल्टा m n है तो m की वही वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी जो n के बराबर है।
तो क्या आंसर आ गया आपके पास हैं? क्या आंसर आ गया? अच्छा, D3x समेत है, ये याद है ना आपको? यही डेफिनेशन थी ना, एक से डेल्टा फंक्शन आता था, ये डिराक डेल्टा बनेगा ना, डेल्टा एम एन टाइम्स द डिराक डेल्टा। तो जब सारे एक्स पे ख़त्म कर दें तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? वापस वही नहीं आ गया? ग्रीन्स फंक्शन आपको एक्स से एक्स प्राइम पे ले आता है। कमाल हो गया ना, वापस वही डेफिनेशन रिट्रीव हो गया जो आपने शुरू में थी। तो इसकी ये चेक है कि जो आपने ये बनाया है वो बिल्कुल ठीक बनाया है। कोई सवाल यहाँ तक किसी का हो तो प्लीज़। जी जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि आपने शुरू में चूज़ कर लिया था कि आपका जो ग्रीन्स फंक्शन है वो अब आपका सिर्फ फॉरवर्ड इन टाइम ही है। अभी तक तो बैकवर्ड इन टाइम कोई चीज़ नहीं आई इसमें, लेकिन बैकवर्ड इन टाइम अब आएगी जब आप रिलेटिविस्टिक थ्योरी लेंगे। नहीं, मैंने कहा कि अगर आप इसको ये समझ लें यहाँ पर कि अगर ये सॉल्यूशन आपका, आप पॉजिटिव टाइम लेके चलते तो ये आगे की तरफ जा रहा था। जो उधर बंदा खड़ा है वो कहता है नहीं ये इस तरफ चल रहा है, क्योंकि उसका इसका कॉन्जुगेट है वो इस तरफ है, तो उसके हिसाब से टाइम की ग्रेटर डायरेक्शन ये है, आपके हिसाब से टाइम की ग्रेटर डायरेक्शन ये है। तो अगर आप यहाँ खड़े तो आप कहते हैं ये मेरा फॉरवर्ड इन टाइम है, वो कहता है नहीं ये मेरा फॉरवर्ड इन टाइम है, क्यों? मैं नेगेटिव पे खड़ा हूँ तो मेरे पास ये कम नेगेटिव वैल्यू है, उससे भी कम है, उससे भी कम है, जीरो की तरफ मैं नेगेटिव से जा रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ नहीं, अगर मैं ही ऑब्जर्वर हूँ तो ये फॉरवर्ड इन टाइम जा रहा है और वो वाला बैकवर्ड इन टाइम आ रहा है। हर बंदा अपने लिहाज से ठीक देख रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का फ़र्क नहीं है, आगे जाके आएगा। बिल्कुल नहीं, सीधी सी बात है, आयोटा डी बाई डी टी साइन बदल लेता है, तो आपको साइन बदलने के लिए उसका कंजुगेट भी लेना पड़ेगा। तो वन लाइन है ना, सिंपल सी, क्योंकि तो ये सारी चीज़ डेल्टा फंक्शन बन जाएगी x प्राइम माइनस x और आंसर आएगा साई एन x, तो बैकवर्ड भी हो जाएगा। बिल्कुल, मैं अगला वही बनाने लगा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप घर जाइए, इधर स्टार लिखिए, इधर स्टार लिखेंगे तो इधर भी स्टार आ जाएगा। इसका मतलब है स्टार, अगर फॉरवर्ड इन टाइम है तो बैकवर्ड इन टाइम भी आप लिख सकते हैं। क्यों? आपको स्टार वाले से शुरू करना पड़ेगा, स्टार वाले से शुरू करेंगे स्टार वाले पे आएंगे, अन स्टार से शुरू करेंगे तो अन स्टार पे आएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, एब्सोल्युटली ट्रू। वो आप जाके लिखेंगे, वो आप जाके लिखेंगे ना, वो मैं नहीं लिखूँगा। कोई क्वेश्चन हो किसी का यहाँ तक अगर, तो प्लीज़ पूछ लें। एक लाइन का काम है लिखना, बियॉर्कन ने लिखा हुआ है वैसे बाय द वे, उसने इसके बाद अगली लाइन वही कहता है सिमिलरली द अदर सोल्यूशन इज, उसने एक लाइन में लिख के छोड़ दिया। ये वही चीज़ है जो बियॉर्कन एंड ड्रेल में बहुत डिटेल से हुई है, बाकी चीज़ें इतनी डिटेल से नहीं की उसने। इसको वो भी मान रहा है कि थोड़ी सी नई चीज़ है। अच्छा, मैं एस मैट्रिक्स लिख सकता था लेकिन अभी नहीं लिखूंगा एस मैट्रिक्स, वो बाद में लिखूंगा थोड़ी देर बाद। मैं पहले प्रोपेगेटर जब क्लाइन गॉर्डन का शुरू कर दूँ आज, पहले सारे प्रोपेगेटर्स बनाऊंगा, फिर मैं एस मैट्रिक्स डिफाइन करूंगा और आपको बताऊंगा कि एस मैट्रिक्स क्या चीज़ है, स्कैटरिंग मैट्रिक्स जो होता है। अच्छा, प्रॉबेबली अगले सेमेस्टर में मैं फील्ड थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, तो इसलिए कोशिश करेंगे कि हम अभी से, हाँ अभी से कुछ ना कुछ इसमें ऐसी जगह पे ला के ख़त्म कर दें। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? अब मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा, उससे मुझे डिप्रेशन होता है, इसलिए मैं नहीं पूछूंगा आके, ठीक है? आपका कोई सवाल है तो पूछ लें।
रिलेटिविटी में चीज़ें बदल जाएंगी बाय द वे। रिलेटिविटी में इसलिए बदल जाएंगी चीज़ें कि यहाँ पर तो आप x से x प्राइम में जा सकते थे, वहाँ पर आप इतने आराम से x से x प्राइम में नहीं जा सकेंगे। एक इलेक्ट्रॉन आया, x से चला और x प्राइम तक चला गया, ठीक है, जाता रहे। मैं क्या, रिलेटिविस्टिक में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा x से और x प्राइम तक चला जाएगा। ये एक चीज़ है। ऐसा भी हो सकता था एक इलेक्ट्रॉन आता, यहां पर कोई सोर्स पड़ा होता, और आप पढ़ चुके हैं क्लाइन पैराडॉक्स में कि जब भी सोर्स होता है तो सोर्स क्या करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इधर जाता, इसको ख़त्म कर देता, और क्या होता, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर चल पड़ता। इधर यही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन किसी और को मिलता, कोई और सोर्स होता, उसको एनहिलेट करता वो वापस पॉजिट्रॉन के साथ, और इलेक्ट्रॉन कहीं और चल पड़ता। तो ये प्रोसेस चल सकता है यहाँ पर ऐसे करके कि यहाँ पर ये पॉजिट्रॉन को मिलता और ये वापस इलेक्ट्रॉन में x प्राइम पे पहुँच जाता। तो रिलेटिविटी में जब जब कोई सोर्स है, ये डॉटेड सोर्स है, तो वहाँ पर आप x से x प्राइम जाती दफ़ा आपको दरमियान में सारी चीज़ें शामिल करना पड़ती। वहाँ पर यह भी हो सकता था, इधर से एक इलेक्ट्रॉन चलता, इधर पहुँच जाता, इधर से वापस भी आ जाता। ऐसी सारी चीज़ें रिलेटिविटी में क्यों, रिलेटिविटी में हमेशा पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आपने देखा था पैदा होते रहते हैं, है ना। तो ये आपको लग रहा है अगर ये फॉरवर्ड इन टाइम जा रहा है तो ये बैकवर्ड इन टाइम चल रहा है ना। अगर टाइम इधर बढ़ता तो ये आगे की तरफ चल रहा है टाइम में, जबकि ये पीछे की तरफ चल रही है, फिर वापस इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ चल पड़ा। इसके हिसाब से अगर आपका टाइम इधर बढ़ता फॉर एग्जांपल, तो आप देखें ये फॉरवर्ड इन टाइम चल रहा था, ये सोर्स उल्टा चल पड़ा है, इलेक्ट्रॉन फिर फॉरवर्ड गया है। इस जगह पे कोई दूसरा सोर्स था, सोर्स से फिर उल्टा चल पड़ा है, फिर आगे चल पड़ा है। ये करता रहता इलेक्ट्रॉन। इसको भी देखें, इलेक्ट्रॉन चला, तो ये रिलेटिविटी में भी आपको पता चलता है। जब मैं रिलेटिविस्टिक का प्रोपिगेटर बनाऊंगा तो क्या होगा, वो मैं बनाऊंगा, ठीक है ना। तो ये बताने का मकसद है कि रिलेटिविटी में जब जब सोर्स है ना, तो सोर्स फॉरवर्ड बैकवर्ड इससे बेहतर तरीके से नहीं लिखा जा सकता था। और यही फाइनमैन-स्टुकलबर्ग थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डिराक ने तो कहा था कि मिसिंग नेगेटिव एनर्जी जो है वो पॉजिटिव एनर्जी में एक्सेस जो है नेगेटिव एनर्जी के मिसिंग को शो करती है। तो ये फिर फर्मियान्स के लिए तो ठीक थी, लेकिन बोसॉन के लिए ठीक नहीं थी। तो फिर फाइनमैन-स्टुकलबर्ग ने दी थी कि नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड इन टाइम ट्रैवल करता है तो पॉजिट्रॉन विल ट्रैवल बैकवर्ड इन टाइम। तो ये मैं अगली दफ़ा करूँगा ये चीज़, एस मैट्रिक्स जब लिखूँगा। तो उससे पहले मुझे सिर्फ आपको प्रोपिगेटर कराना है अब फॉर द क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन। सो लेट्स टॉक अबाउट द आज ऑफ कोर्स इसको ख़त्म नहीं कर सकेंगे, लेकिन थोड़ा सा शुरू तो किया जा सकता है। याद आपको क्या थी कि डेफिनेशन, चलें नहीं भी याद तो हाँ, प्लस एम स्क्वेयर था, माइनस एम स्क्वेयर था। माइनस होता है तो प्लस प्लस होता है। यही डेफिनेशन होगी ना ग्रीन्स फंक्शन की। क्या हुआ खबाब, विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्राइम है ना। एक्स होता तो ये माइनस साइन देता ना। डेफिनेशन ठीक लिखी है। अच्छा, माइनस साइन की फिक्र ना करें, दिस इज प्योरली कन्वेंशन है। ये माइनस साइन इसलिए कि जब डेरिवेटिव से माइनस आएगा तो उसको ख़त्म कर देगा। जी क्या लिखा है, एक्स प्राइम के हिसाब से डेरिवेटिव है ये। बॉक्स के अंदर क्या चीज़ मौजूद थी, d2/dt स्क्वेड माइनस डेल स्क्वेड। डेल स्क्वेड प्राइम कोऑर्डिनेट्स में डेल स्क्वेड है, अन प्राइम में नहीं है। एक्स प्राइम एक्स से मुख्तलिफ है ना, ठीक है। यानी d2/dx प्राइम स्क्वेयर प्लस d2/dy प्राइम स्क्वेयर प्लस d2/dz प्राइम स्क्वेयर है, ना कि d2/dx स्क्वेयर प्लस d2/dy स्क्वेयर प्लस d2/dz स्क्वेयर। ये प्राइम डेफिनेशन थी, ठीक है जी। और इस डेफिनेशन के अलावा प्रोपिगेटर क्या चीज़ सेटिस्फाई करता है,
कि पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशंस ट्रैवल फॉरवर्ड इन टाइम एंड नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस ट्रैवल बैकवर्ड इन टाइम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये फाइनमैन प्रोपेगेटर, इसको एफ फॉर फाइनमैन समझ लें, क्या चीज़ सेटिस्फाई करता है, आप कहेंगे एक तो ये क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है इस तरह, दूसरा पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशंस को फॉरवर्ड इन टाइम ट्रैवल कराता है और नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस को बैकवर्ड इन टाइम, क्योंकि ये हम श्रोडिंगर इक्वेशन से ही देख चुके हैं। एक में फाई था तो दूसरे में फाई स्टार था। लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना। अच्छा, एक बड़ी यूज़फुल डेफिनीशन है इसकी, जिस तरह पहले हम करते थे, वी कैन राइट डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्राइम माइनस एक्स की एक यूज़फुल डेफिनीशन है, वो ये है कि डेल्टा एफ एक्स प्राइम, देखिएगा सारी चीज़ें वही होंगी जो पहले करते थे, d4p ओवर 2π4। क्यों? डी ओमेगा d3p को मैंने d4p बना लिया है, क्योंकि p0 जो है एक एनर्जी है और 3 मोमेंटम है, क्योंकि रिलेटिविटी में हम आ गए, जुदा जुदा नहीं है ना अब, इंटू e टू द पावर माइनस आयोटा p डॉट एक्स प्राइम माइनस एक्स। 4 है ना ये वाले, ये है ओमेगा t प्राइम माइनस t और p x माइनस एक्स प्राइम वेक्टर्स के साथ, और डेल्टा एफ टिल्डा ऑफ p। याद है वहाँ पर भी ऐसे ही लिखा था आपने ग्रीन्स फंक्शन को, फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है इसका। अगर हम ये फाइंड कर लें तो हम डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स प्राइम कंप्लीटली फाइंड कर सकते हैं इन दी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो कैसे फाइंड आउट करूं, कौन बताएगा? ये बस ये करके आज छोड़ देंगे हम। क्या करना पड़ेगा मुझे? ये कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो क्या आंसर आएगा इसका? यहां से जब करूंगा मैं इसको डेरिवेटिव, तो माइनस आयोटा पी उतरेगा एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा करूंगा तो फिर माइनस आयोटा पी उतरेगा, तो 2 दफ़ा माइनस आयोटा पी उतरेगा। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? माइनस पी स्क्वेड। तो क्या आ जाएगा? माइनस पी स्क्वेड प्लस एम स्क्वेड डेल्टा एफ टिल्डा पी। पर ये चीज़ किसके बराबर थी? किसके बराबर थी? नहीं, ये तो इसके बराबर थी ना। ओ, एक्सपोनेंशियल भूल गया हूँ, अच्छा सॉरी। इसकी डेफिनेशन अगर मैं रख दूँ तो क्या बनेगा? बिल्कुल वही स्टेप्स किए हैं जो मैंने पहले किए थे। डेल्टा फंक्शन को उसकी फॉर्म में लिखा एक्सपोनेंशियल में। अगर दो इंटीग्रल सेम हैं, एक ही जैसी चीज़ों पे इंटीग्रेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब उनके इंटीग्रेंट सेम हैं। सो दिस इम्प्लाइज, जिस तरह पहले किया था, डेल्टा एफ टिल्डा ऑफ पी इंटू पी स्क्वेड माइनस एम स्क्वेड इज इक्वल टू 1। तो डेल्टा एफ टिल्डा पी किसके इक्वल आ गया? मोमेंटम स्पेस में आपने डेल्टा ग्रीन्स फंक्शन या प्रोपेगेटर लिख लिया, विच इज, सो दिस इज द मोमेंटम स्पेस प्रोपेगेटर फॉर द स्पिन जीरो पार्टिकल। ये प्रोपेगेटर है स्पिन जीरो पार्टिकल का इन मोमेंटम स्पेस। दिस इज द प्रोपेगेटर ऑफ, मैं लिखता हूं चलें, तो जो प्रोपेगेटर है पोजीशन स्पेस में वो क्या है? निशात, अब आपकी उस बात का जवाब आ जाएगा। क्या हो गया? ठीक लिखा है।
नहीं अभी नहीं लिखता मैं, अभी नहीं लिखता, बिल्कुल ठीक है। आपको याद है पार्टिकल ऑन अ मास शेल रियल पार्टिकल था ना। सो फॉर रियल पार्टिकल, रियल पार्टिकल कौन से होते हैं? जो कि ऑन शेल होते हैं, जिनके लिए पी स्क्वायर जो है वो एम स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब है यहाँ पी स्क्वायर एम स्क्वायर के बराबर नहीं हो सकता। सो दिस इंप्लाइज इज द प्रोपेगेटर इज अ वर्चुअल पार्टिकल। पहली चीज तो आपने ये देख लिया कि रियल पार्टिकल नहीं है, वर्चुअल पार्टिकल है। वर्चुअल पार्टिकल की खूबी ये है कि उसके मोमेंटम का स्क्वायर जो है वो उसके मास के स्क्वायर के बराबर नहीं है। ये आपकी बात का जवाब है निशात, कि आप ये जब लिखते थे तो एक्सपोनेंशियल स्ट्रिप ऑफ कर लेते थे और ये सारे एक्सपोनेंशियल्स डाल के आप डेल्टा फंक्शन बनाते थे। इसका मतलब है ये प्रोपेगेटर है प्रोवाइडेड पी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एम स्क्वायर। अगर पी स्क्वायर एम स्क्वायर के बराबर हो तो ये प्रोपेगेटर नहीं है, फिर गलत हो जाएगा सब कुछ। ठीक है जी। QFT में बहुत किया हुआ, अब आज के बाद QFT वाली चीज़ें शुरू हो जाएंगी, लेकिन यहाँ ज़रा और तरीके से आएंगी। हाँ, यहाँ पोजीशन स्पेस में है एग्जैक्टली। अच्छा, अब आप देखें तो पी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर लिखा हुआ क्या है? पी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब आप देखिएगा दो डेफिनेशन बनेगी। अब ये देखिएगा ज़रा, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ना पी ज़ीरो स्क्वेयर माइनस पी वेक्टर स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर। So this implies is either P0 minus under root P squared plus M squared या P0 plus वापस ये चीज़ बन गई है। कितने पोल बन गए हैं? इसका मतलब अगर मैं इसको E डिफाइन कर दूं तो क्या बन गया? 1 ओवर, ये मैं अब कल करूंगा, P0 माइनस ई और अब दो एनर्जीज हैं। अब मैं एक आयोटा एप्सिलॉन से शिफ्ट नहीं कर सकूंगा, एक दफ़ा मुझे ऊपर से करना पड़ेगा शिफ्ट, एक दफ़ा नीचे से। यानी अब मेरे पास कहाँ सिंगुलैरिटीज़ हैं? अब मेरे पास अगर रियल एक्सिस पे ना दो सिंगुलैरिटीज़ हैं, प्लस आई ई पे भी हैं और माइनस ई पे भी हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा और काम हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो ये कल के लेक्चर में करेंगे हम। आएगा ना, वहाँ पर भी ओमेगा में तो शामिल नहीं था ना, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस होता। हाँ ऐड करेंगे, आयोटा एप्सिलॉन प्रिस्क्रिप्शन डालेंगे ना। अब क्या होगा, एक तरफ से कंटूर क्लोज करेंगे तो एक चीज़ आ जाएगी, दूसरे तरफ से कंटूर क्लोज करेंगे दो तरफ, लेकिन दोनों आंसर नॉन जीरो होंगे। अब एक वाले में एक पोल होगा, जिससे निकालेंगे उसमें पुट नहीं करेंगे, दूसरे में पुट करेंगे। तो मैं आऊँगा इस पर। हाँ, ये रियल एक्सिस पे ना, P0 रियल एक्सिस पे ही तो पोल होता है जिसको आप आयोटा एप्सिलॉन लगा के शिफ्ट करते हैं। आप पोल को रियल एक्सिस से इमेजिनरी एक्सिस में लाते हैं ताकि जब आप कंटूर करें तो रियल एक्सिस से खुले तरीके से गुजर जाएं, आप आराम सुकून से, आपको नज़र ही ना आए वो। ठीक है, तो ये फिर कल के लेक्चर में करेंगे हम। एंड देन प्रोपेगेटर फॉर द डिराक इक्वेशन, और फिर एस मैट्रिक्स, और फिर स्टैंडर्ड QED। देखिए, डीजेनरेसी का ताल्लुक सिमेट्री से है। अगर सिमेट्री ना हो तो आपको डीजेनरेसी नहीं मिलेगी। यहाँ कोई सिमेट्री नहीं है। डीजेनरेसी इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। डीजेनरेसी सिमेट्री है, आपके पास चीज़ थी जिसमें कई पॉसिबल वैल्यूज़ थी, लेकिन सबकी एनर्जी सेम थी, देन यू कॉल्ड देम एज अ डीजेनरेट वैल्यूज़। फिक्र ना करें, पर्टर्बेशन मैं लगाऊंगा इस पर। अभी मुझे पहले अभी मैं फ्री पार्टिकल के प्रोपेगेटर बना रहा हूँ। डेल्टा एफ को आप फ्री समझ ले चलें, मैं बनाऊंगा जब सोर्स होगा। हर दफ़ा सोर्स साथ में शामिल होगा, देखिएगा आप। तो मैं जब एस मैट्रिक्स बनाऊंगा तो एस मैट्रिक्स में सोर्स शामिल करूंगा। इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी तो 9 लेक्चर रहते हैं, तो बहुत लेक्चर रहते हैं, फ़िक्र ना करें।